अध्याय 8। उसके साथी आगे बढ़ चुके थे जब वह अपनी प्रार्थना में था, लेकिन उसका जवान खून और ताजी सुबह की हवा दोनों ने उसे दौड़ने का न्योता दिया। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में स्क्रिप, उछलते कदमों और लहराती लटों के साथ वह जंगल के रास्ते पर दौड़ा, एक जवान हिरन की तरह फुर्तीला और सुंदर। हालांकि उसे ज्यादा दूर नहीं जाना था, क्योंकि एक कोने पर मुड़ते ही वह एक सड़क किनारे की झोंपड़ी पर आया जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ थी, जहां बड़ा जॉन और तीरंदाज एलवर्ड अंदर किसी चीज को घूरते खड़े थे। जब वह उनके पास आया, उसने देखा कि दो छोटे लड़के, एक करीब 9 साल का और दूसरा कुछ बड़ा, झोंपड़ी के सामने जमीन पर खड़े थे, हर एक अपने बाएं हाथ में एक गोल डंडा पकड़े हुए, उनकी बाहें कंधे से अकड़ी और सीधी, दो छोटी मूर्तियों की तरह चुप और स्थिर। वे प्यारे नीली आंखों और पीले बालों वाले लड़के थे, सुगठित और मजबूत, तांबे जैसी त्वचा के साथ जो जंगली जीवन की कहानी कहती थी। ये रहे एक पुरानी धनुषलकड़ी से निकले जवान चिप्स। बच्चे पालने का यही सही तरीका है। अपनी मूठ की कसम, मैं खुद इन्हें इससे बेहतर नहीं सिखा सकता था। तो यह है क्या? वे बहुत अकड़े खरे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें ऐसा खरा नहीं किया गया। नहीं, वे अपनी बाईं बाहों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि धनुष पर उनकी पकड़ स्थिर रहे। मेरे अपने पिता ने मुझे ऐसे ही सिखाया था। हफ्ते में 6 दिन मैं उनकी चलने की छड़ी पकड़े रहता जब तक मेरी बाह शीशे जितनी भारी न हो जाती। होला, मेज आफा, तुम कितनी देर तक पकड़े रहोगे? जब तक सूरज बड़े लाइम पेड़ के ऊपर न आ जाए, अच्छे मास्टर, बड़े ने जवाब दिया। तो तुम क्या बनोगे? लकड़हारे, वर्डरर? नहीं सिपाही, वे दोनों एक साथ चिल्लाए। अपने बाप की दाढ़ी की कसम, तुम तो सच्ची नस्ल के पिल्ले हो। तो सिपाही बनने के लिए इतने बेचैन क्यों? ताकि हम स्कॉट्स से लड़ सकें, उन्होंने जवाब दिया। डैडी हमें स्कॉट्स से लड़ने भेजेंगे। और स्कॉट्स ही क्यों, मेरे प्यारे लड़कों? हमने फ्रेंच और स्पेनिश गैलिया साउथहैम्पटन से ज्यादा दूर नहीं देखी है, लेकिन मुझे शक है कि स्कॉट्स को इन हिस्सों तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हमारा काम स्कॉट्स से है, बड़े ने कहा, क्योंकि स्कॉट्स ने ही डैडी की डोरी उंगलियां और अंगूठे काट डाले। हाँ लड़कों, यही बात है, एलेन के कंधे के पीछे से एक गहरी आवाज ने कहा। मुड़कर देखने पर मुसाफिरों ने एक दुबला, बड़ी हड्डियों वाला आदमी देखा, जिसके धंसे गाल और पीला चेहरा था, जो उनके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसने बोलते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दिखाया कि हर एक से अंगूठे और पहली 2 उंगलियां फाड़ दी गई थीं। माफवा, कामाराद, किसने तुम्हारे साथ ऐसा शर्मनाक सलूक किया? यह देखना आसान है दोस्त कि तुम स्कॉटलैंड की सीमाओं से दूर पैदा हुए, अजनबी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हम्बर के उत्तर में कोई आदमी नहीं जो डेवल डगलास, काले लॉर्ड जेम्स की कारीगरी न पहचानता हो। और तुम उसके हाथों कैसे पड़ गए? जॉन ने पूछा। मैं उत्तरी देश का आदमी हूँ, बेवर्ली शहर और होल्डरनेस के वेपेंटेक से, उसने जवाब दिया। एक ज़माना था जब ट्रेंट से ट्वीड तक रॉबिन हीथकॉट से बेहतर निशानेबाज नहीं था। फिर भी जैसा तुम देख सकते हो, उसने मुझे छोड़ दिया है, जैसे उसने बहुत से बेचारे सीमा तीरंदाजों को छोड़ा है। भाले या धनुष की कोई पकड़ नहीं। फिर भी राजा ने मुझे यहाँ दक्षिणी इलाकों में गुजारा दिया है, और भगवान करे मेरे ये दोनों लड़के एक ऐसा का राजा उतारेंगे जो बहुत लंबे समय से बकाया है। डैडी के अंगूठों की कीमत क्या है बच्चों? 20 स्कॉटिश जिंदगियां, उन्होंने एक साथ जवाब दिया। और उंगलियों की? आधा स्कोर। जब ये मेरी जंगी धनुष झुका सकेंगे और 100 कदम पर एक गिलहरी गिरा सकेंगे, मैं इन्हें जॉनी कोपलैंड, लॉर्ड ऑफ द मार्चेस और कार्लाइल के गवर्नर के नीचे सेवा करने भेजूंगा। अपनी जान की कसम।
मैं अपनी बाकी उंगलियां दे दूं उस डगलस को इनकी तीर उड़ान में देखने के लिए। भगवान करे तुम इसे देखने को जियो। और सुनो, मेज आफा, एक बूढ़े सिपाही की सलाह लो और अपने शरीर धनुष पर रखो, कूल्हे और जांग से उतना ही खिंचाव लो जितना बाह से। यह भी सीखो, मैं प्रार्थना करता हूँ, गिरते तीर से चलाना, क्योंकि हालांकि तीरंदाज को कभी कभी सीधा और तेज चलाने को कहा जा सकता है, फिर भी ज्यादातर उसे दीवार के पीछे किसी शहरगार्ड से या अपनी मेंटलेट उठाए किसी आर्बलेस्टियर से निपटना होता है, जब तुम उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम्हारा तीर बादलों से सीधा उस पर न गिरे। मैंने 2 हफ्तों से डोरी नहीं खींची, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि ऐसे निशाने कैसे लगाए जाए। उसने अपनी लॉन्ग बो ढीली की, तरकश सामने की तरफ लटकाया और फिर तेज नजरों से चारों ओर एक उचित निशाना ढूंढा। कुछ दूरी पर एक पीला और मुरझाया ठूंठ था, एक ऊंचे बलूत की झुकी डालियों के नीचे। तीरंदाज ने आंख से दूरी नापी और फिर 3 तीर निकालकर उसने उन्हें इतनी तेजी से चलाया कि पहला निशाने तक पहुंचने से पहले ही आखिरी डोरी पर था। हर तीर बलूत के ऊपर से ऊंचा गया और तीनों में से 2 ठूंठ में साफ जा धन से, जबकि तीसरा हवा के किसी भटके झोंके में पकड़ा गया, 1-2 फुट एक तरफ चला गया। अच्छा, उत्तरी देश वाला चिल्लाया। उसकी सुनो लड़कों, वह एक उस्ताद तीरंदाज है। तुम्हारा डैड उसकी हर बात पर आमीन कहता है। अपनी मूठ की कसम, अगर मुझे तीरंदाजी का उपदेश देना हो तो पूरा लंबा दिन भी मुझे अपने भाषण का समय मुश्किल से दे। कंपनी में हमारे पास ऐसे निशानेबाज हैं जो एक शाफ्ट से मैन एट आर्म्स के कवच की हर दरार और जोर को छेद देंगे, उसके बेसिनेट की पकड़ से लेकर ग्रीव के कब्जे तक। लेकिन तुम्हारी इजाजत से, दोस्त, मुझे फिर से अपने तीर इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि जब एक तीर की कीमत 1 पेनी है तो बेचारा आदमी उन्हें सड़क किनारे के ठूंठों में चिपका नहीं छोड़ सकता। तो हमें फिर से अपनी राह पर चलना होगा, और मैं अपने दिल से उम्मीद करता हूं कि तुम इन दोनों जवान गोशों को तब तक सिखाओगे जब तक वे ऐसे शिकार पर भी झपट्टा मारने को तैयार न हों जिसकी तुम बात करते हो। बिना अंगूठे तीरंदाज और उसके बच्चों को छोड़कर मुसाफिर एमरी डाउन की बिखरी झोंपड़ियों से गुजरे और बाहर चौड़े लहरदार हीथ पर आ गए जो फ्रन और हीदर में गहराई से ढका था, जहां अधजंगली काले जंगली सुअरों के झुंड छोटी पहाड़ियों के बीच जमीन खोद रहे थे। इस जगह के आसपास जंगल बाईं और दाईं तरफ हट जाते हैं, जबकि सड़क ऊपर की तरफ मुड़ती है और हवा उभरती ऊंचाइयों पर तेजी से बहती है। ब्रेकन की चौड़ी पट्टियां काली पीट मिट्टी पर लाल और पीली चमक रही थीं, और एक शाही जैसी हिरनी जो उनके बीच चल रही थी, उसने अपनी सफेद छाती और बड़ी सवालिया आंखें मुसाफिरों की तरफ मोड़ दीं। एलेन ने प्रशंसा से उस प्राणी की लचीली सुंदरता को देखा, लेकिन तीरंदाज की उंगलियां उसके तरकश से खेलने लगीं और उसकी आंखें उस खौफनाक प्रवृत्ति से चमक उठीं जो आदमी को हत्या की तरफ धकेलती है। तेत ड्यू, अगर यह फ्रांस होता, या गायन भी, तो हमारे दोपहर भोजन के लिए एक ताज़ा रान होती। कानून हो या न हो, मेरा दिल चाहता है कि इस पर एक बोल्ट छोड़ दूं। मैं पहले तुम्हारी धनुष अपने घुटने पर तोड़ दूंगा। क्या? दोस्त, मैं जंगल पैदा हूं और मैं जानता हूं इसका नतीजा क्या होता है। हॉडल की हमारी अपनी बस्ती में 2 ने अपनी आंखें खोईं और एक ने अपनी त्वचा इसी चीज के लिए। अपनी सच्चाई पर, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे दिल में कोई बड़ा प्यार नहीं था, लेकिन तब से मैंने तुम्हारे लिए इतना लिहाज पैदा कर लिया है कि मैं वर्डरर के चमड़ा उधेड़ने वाले को तुम पर काम करते नहीं देखना चाहता। अपनी त्वचा जोखिम में डालना मेरा काम है। तीरंदाज ने गुर्राया, लेकिन फिर भी उसने अपना तरकश फिर से कूल्हे पर डाल लिया और अपना चेहरा पश्चिम की तरफ मोड़ लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता अब भी ऊपर की तरफ जा रहा था, हीथ से होकर होली और यू की झाड़ियों में और फिर वापस हीथ में। मजा आता था ब्लैकबर्ड्स की मस्त सीटी सुनने में जब वे हरियाली के एक गुच्छे से दूसरे पर उड़ती। कभी कभी पीतरंग की एक अंबरधारा उनके रास्ते पर लहराती, फ्रनभरे किनारों के साथ,
जहां नीला किंगफिशर व्यस्तता से इधर से उधर उड़ता, या धूसर और विचारशील बगुला ट्राउट और गरिमा से फूला हुआ सरकंडों के बीच टखने भर पानी में खड़ा होता। चहचहाती नीलकंठे और जोरदार लकड़कबूतर सिर के ऊपर घने उड़ते, जबकि समय समय पर प्रकृति के बड़े हरे कटफोड़े की नपीतुली ठकठक हर सड़क किनारे के बाग से सुनाई देती। दोनों तरफ जैसे जैसे रास्ता ऊपर चढ़ता, देश का लंबा फैलाव चौड़ा और विस्तृत होता गया। एक तरफ पीले जंगल और भूरे मैदान से होकर लाइमिंगटन के दूर के धुएं और नीले धुंधले चैनल तक ढलता जो क्षितिज के साथ लगा था, जबकि उत्तर में जंगल दूर तक लुढ़कते चले गए, बाग पर बाग चढ़ता, जहां सबसे दूर सलिसबरी का सफेद शिखर बादलरहित आसमान पर सख्त और साफ उभरता था। एलेन के लिए, जिसके दिन निचली तटीय भूमि में बीते थे, उत्सुक ऊपरी भूमि की हवा और चौड़े खुले ग्रामीण इलाके ने जिंदगी और जीने की खुशी का एक एहसास दिया जिसने उसके जवान खून को रगों में झंझना दिया। भारी जॉन भी उनके रास्ते की सुंदरता से अछूता नहीं था, जबकि तीरंदाज जोर जोर से सीटी बजाता या फ्रेंच प्रेम गीतों के टुकड़े ऐसी आवाज में गाता जो सबसे बहादुर दिल लड़की को भी डरा देती जिसने कभी कोई सरेनेट सुना हो। मुझे उस उत्तरी देश वाले से लगाव है। उसमें नफरत की अच्छी ताकत है। उसके गाल और आँख से देख सकते थे कि वह वर्जूस जितना कड़वा है। मैं ऐसे आदमी से गर्म होता हूं जिसके जिगर में कुछ पित्त हो। क्या बेहतर न होता अगर उसके दिल में कुछ प्यार होता। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। अपनी मूठ की कसम, मैं कभी नहीं कहा जाऊंगा कि मैं छोटे राजा का गद्दार हूं। आदमी को उस जिंस से प्यार करने दो। पास्क ड्यू, वे प्यार किए जाने के लिए बनी है। ले पेटीट, विम्पल से लेकर जूते तक। मैं बहुत खुश हूं, मोगारसो, यह देखकर कि अच्छे मोनको ने तुझे इतनी समझदारी और इतनी अच्छी तरह सिखाया है। नहीं, मेरा मतलब दुनियावी प्यार नहीं था, बल्कि यह कि उसका दिल उनके लिए नरम हो जाए जिन्होंने उसके साथ बुराई की है। तीरंदाज ने सिर हिलाया। आदमी को अपनी ही नस्ल वालों से प्यार करना चाहिए, लेकिन यह प्रकृति नहीं है कि पैदा आदमी किसी स्कॉट या फ्रेंचमैन से प्यार करे। माफ वाह, तुमने निट्सडेल के धावकों का एक झुंड उनकी गैलोवे टट्टुओं पर नहीं देखा, वरना तुम उनसे प्यार करने की बात न करते। मैं तो बील्सबब खुद को भी उतनी ही जल्दी गले लगा लूं। मुझे डर है, मोगार, कि उन्होंने ब्यूलियो में तुझे बहुत बुरी तरह सिखाया है, क्योंकि यकीनन एक बिशप ज्यादा जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, बजाय एक एबट के, और मैंने खुद इन्हीं आंखों से बिशप ऑफ लिंकन को एक स्कॉटिश होबेलर पर जंगी कुल्हाड़ी से वार करते देखा, जो उसे यह दिखाने का एक बहुत अजीब तरीका था कि वह उससे प्यार करता है। एलेन ने चर्च के एक उच्च पदाधिकारी की इतनी पक्की राय के सामने बहस करने का रास्ता मुश्किल से देखा। तो तुमने स्कॉट्स के खिलाफ हथियार उठाए हैं? उसने पूछा। अरे दोस्त, मैंने पहली बार लड़ाई में डोरी तब छोड़ी जब मैं एक लड़का ही था, तुमसे 2 साल छोटा, नोविल्स क्रॉस पर, लॉर्ड मोब्रे के नीचे। बाद में मैंने बेरविक के वार्डन, उसी जॉन कोपलैंड के नीचे सेवा की जिसकी हमारे दोस्त ने बात की, जिसने स्कॉट्स के राजा को रैंसम पर रखा। माफ वाह, यह कठोर सिपाहीगिरी है और एक अच्छा स्कूल है उसके लिए जो सख्त और जंगहोशियार बनना सीखना चाहे। मैंने सुना है कि स्कॉट्स अच्छे जंगी आदमी होते हैं। कुल्हाड़ी चलाने वालों और भाला चलाने वालों के तौर पर मैंने उनकी बराबरी नहीं देखी। वे सफ़र भी कर सकते हैं, आटे की बोरी और तवा अपनी तलवार पेटी से लटकाए, इतना कि उनका पीछा करना मुश्किल है। सीमा भूमि में कम फसलें और थोड़े मवेशी है, जहां आदमी को एक हाथ में हंसिया और दूसरे में भूरा भाला लेकर अपना अनाज काटना पड़ता है। दूसरी तरफ वे सबसे बुरे तीरंदाज हैं जो मैंने कभी देखे, और आर्बलेस्ट से निशाना तक नहीं लगा सकते, लॉन्गबो की तो बात ही छोड़ो। फिर वे ज्यादातर गरीब लोग हैं, उनमें भी कुलीन, इतना कि बहुत कम है जो उतनी अच्छी जंजीरमेल की ब्रिगेंडाइन खरीद सके जैसी मैंने पहनी है, और उनके लिए हमारे अपने नाइट्स के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो अपनी छाती और कंधों पर 5 स्कॉटिश फार्मों की कीमत ढोते हैं। आदमी के मुकाबले आदमी, बराबर हथियारों के साथ,
वे उतने ही काबिल और बहादुर आदमी है जितने पूरी ईसाई दुनिया में पाए जा सकते हैं। और फ्रेंच? एलेन ने पूछा, जिसके लिए तीरंदाज की हल्की फुल्की गपशप में वह सब स्वाद था जो काम करने वाले आदमी के शब्दों में एकांतवासी के लिए होता है। फ्रेंच भी बहुत काबिल आदमी है। फ्रांस में हमारी बहुत अच्छी किस्मत रही है और इससे बहुत डींग और कैंपफायर की बातें हुई है, लेकिन मैंने हमेशा गौर किया है कि जो सबसे ज्यादा जानते हैं उनके पास इसके बारे में कहने को सबसे कम होता है। मैंने फ्रेंचमैन को खुले मैदान में, शहरों या किलों पर कब्जे और उनकी रक्षा में, एस्केलेडो, कैमिसेड, रात के धावे, घात, सैली, आउटफॉल और नाइट जैसी भालादौर में लड़ते देखा है। उनके नाइट और स्क्वायर, लड़के, हर मायने में हमारे जितने ही अच्छे हैं, और मैथ्यू गैस्क्लिन के पीछे चलने वालों में से एक स्कोर चुन सकता हूं जो इंग्लैंड की फौज के सबसे अच्छे आदमियों के खिलाफ धारदार भालों से लिस्ट में खड़े रह सकते हैं। दूसरी तरफ उनके आम लोग गैबेल और पोलटैक्स और हर तरह के शापित टैलेज से इतने कुचले गए हैं कि उनमें से भावना ही निकल गई है। यह मूर्ख की योजना है कि आदमी को शांति में कायर बनना सिखाओ और सोचो कि वह जंग में शेर होगा। उन्हें भेड़ों की तरह लूटो और वे भेड़ ही रहेंगे। अगर कुलीनों ने गरीब लोगों को न जीता होता तो संभव है कि हमने कुलीनों को न जीता होता। लेकिन वे बेचारे लोग होंगे जो अमीरों के सामने इस तरह झुकते हैं। मैं खुद इंग्लैंड का एक गरीब आम आदमी हूं, और फिर भी मैं चार्टर, आज़ादियों, फ्रेंचाइजी, रिवाजों, विशेषाधिकारों, रीति रिवाजों और ऐसी ही चीजों के बारे में कुछ जानता हूं। अगर ये टूटें तो सब आदमी जानते हैं कि तीरसिरे खरीदने का समय आ गया है। हाँ, लेकिन फ्रांस में कानून के आदमी भी उतने ही ताकतवर है जितने जंग के आदमी। अपनी मूठ की कसम, मेरा मानना है कि वहाँ आदमी को एक के स्याही बर्तन से उतना ही डरना है जितना दूसरे के लोहे से। उनकी तिजोरियों में हमेशा कोई न कोई शापित भेड़चमड़ा होता है जो साबित करता है कि अमीर आदमी और अमीर हो और गरीब आदमी और गरीब। यह इंग्लैंड में शायद ही चलता, लेकिन वे पानी पार शांत लोग हैं। और कौन कौन सी जातियां तुमने अपनी यात्राओं में देखी? अच्छे सर। एलेन एड्रिक्सन ने पूछा। उसका जवान दिमाग जिंदगी के सीधे सादे तथ्यों का भूखा था, अटकलों और रहस्यवाद के उस लंबे कोर्स के बाद जिस पर उसे प्रशिक्षित किया गया था। मैंने निचले देश वालों को हथियारबंद देखा है और मेरे पास उनके खिलाफ कहने को कुछ नहीं। भारी और धीमे हैं वे स्वभाव से, और किसी औरत की पलक या किसी गायक की तार की झंकार के लिए लड़ाई में नहीं लाई जाते जैसे दक्षिण का गर्म खून। लेकिन माफवा, उनकी ऊनगांठों पर हाथ डालो या ब्रूजेस की उनकी मखमल से खिलवाड़ करो और बाहर हर तगड़ा बर्गर गूंज उठता है, छत्ते के मुहाने से मधुमक्खियों की तरह हाथ डालने को तैयार मानो यही उसके जीवन का एकमात्र काम हो। हमारी लेडी की कसम, उन्होंने कोट्राय और दूसरी जगहों पर फ्रेंच को दिखा दिया है कि वे फौलाद चलाने में उतने ही निपुण हैं जितने उसे पिघलाने में। और स्पेन के लोग? वे भी बहुत सख्त सिपाही है, और भी ज्यादा इसलिए कि कई सौ सालों से उन्हें काले महाउन के शापित अनुयायियों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, जिन्होंने दक्षिण से उन पर दबाव डाला है, और अभी भी, जैसा मैं समझता हूं, देश का ज्यादा खूबसूरत आधा हिस्सा रखते हैं। समुद्र पर उनके साथ मेरी एक बार मुठभेड़ हुई जब वे विंचेल्सी पर आए और अच्छी रानी अपनी औरतों के साथ चट्टानों पर बैठी हमें देख रही थीं, मानो यह कोई जस्ट या टूर्नामेंट हो। अपनी मूठ की कसम, यह एक ऐसा नज़ारा था जो देखने लायक था, क्योंकि इंग्लैंड का सबसे अच्छा उस दिन पानी पर था। हम छोटे जहाजों में गए और बड़ी गैलियों में वापस आए, क्योंकि स्पेन के 50 ऊंचे जहाजों में से 2 स्कोर से ऊपर सूरज ढलने से पहले सेंट जॉर्ज का क्रॉस लहरा रहे थे। लेकिन अब, जवान, मैंने तुम्हें खुलकर जवाब दिया है, और मेरा मानना है कि अब समय है कि तुम मुझे जवाब दो। हमारे बीच बातें सपाट और साफ हों। मैं एक आदमी हूं जो अपने निशाने पर सीधा चलाता है। तुमने वे चीजें देखीं जो मेरे पास उस सराय में थीं, जो चाहो नाम लो, सिवा गुलाबी रंग की शक्कर की डिबिया के जो मैं लेडी लोरिंग के लिए ले जाता हूं, और वह तुम्हारी होगी अगर तुम मेरे साथ फ्रांस चलो। नहीं, मैं खुशी से तुम्हारे साथ फ्रांस या जहां भी तुम जाओ चलता, बस तुम्हारी बातें सुनने के लिए,
और इसलिए कि तुम दोनों ही मेरे इकलौते दोस्त हो पूरी चौड़ी दुनिया में क्लॉइस्टर के बाहर। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कर्तव्य मेरे भाई की तरफ है, यह देखते हुए कि माँ बाप मर चुके हैं और वह मुझसे बड़ा है। इसके अलावा जब तुम मुझे फ्रांस ले जाने की बात करते हो, तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकार रहूंगा, यह देखते हुए कि न तो प्रशिक्षण से और न ही स्वभाव से मैं जंग के लिए बना हूं, और लगता है उन हिस्सों में झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। यह मेरी बेवकूफाना बातों से आता है, क्योंकि खुद कोई पढ़ाई न रखने वाला आदमी होने के कारण मेरी जुबान ब्लेड और ढालों पर मुड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा हाथ। तो जान लो कि इंग्लैंड में हर एक चर्मपत्र के लिए फ्रांस में 20 है। हर मूर्ति, कटे हीरे, तीर्थ, नक्काशीदार पर्दे या जो कुछ भी एक विद्वान क्लर्क की आंख को खुश कर सके, के लिए हमारे एक के मुकाबले वहाँ एक अच्छा 100 है। कारकेसन की लूट में मैंने लिखाइयों से भरे कमरे देखे हैं, हालांकि हमारी कंपनी में एक भी आदमी उन्हें नहीं पढ़ सकता था। फिर आर्लिस और नाइम्स और दूसरे शहरों में जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े मेहराब और किले अब भी खड़े हैं, जो पुराने जमाने में दक्षिण से आए विशाल आदमियों ने बनाए थे। क्या मैं तुम्हारी चमकती आंख से नहीं देख सकता कि तुम इन चीजों को देखना कितना पसंद करोगे? तो मेरे साथ आओ, और इन 10 उंगलियों की कसम, इनमें से एक भी ऐसी नहीं जो तुम न देखोगे। मुझे सचमुच इन्हें देखना अच्छा लगता, लेकिन मैं ब्यूलियस से एक मकसद से आया हूँ, और मुझे अपनी सेवा के प्रति सच्चा रहना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी सेवा के प्रति सच्चे हो। फिर सोचो, मो अमी, कि तुम वहाँ बहुत भला कर सकते हो, चूंकि कंपनी में 300 आदमी है, और कोई नहीं जिसने कभी उनके लिए कृपा का एक शब्द भी कहा हो, और फिर भी वर्जिन जानती है कि ऐसे आदमियों का कोई दल कभी नहीं था जो इसका ज्यादा जरूरतमंद हो। यकीनन एक कर्तव्य दूसरे को संतुलित कर सकता है। तुम्हारा भाई बहुत सालों से तुम्हारे बिना रहा है, और जैसा मैं समझता हूं, वह इतने सारे समय में ब्यूलियू तक तुम्हें देखने कभी नहीं चलकर आया, तो उसे तुम्हारी कोई बड़ी जरूरत नहीं हो सकती। इसके अलावा मिंस्टेड का सॉकमैन ब्रैमशो हिल से हॉलमेस्ले वॉक तक पूरे जंगल में एक कहावत है। वह एक शराबी, जगरालू, खतरनाक कमीना है, जैसा तुम अपनी कीमत पर पा सकते हो। यही तो और वजह है कि मुझे उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे भड़काने की जरूरत नहीं, दोस्तों, क्योंकि मेरी अपनी इच्छाएं मुझे फ्रांस खींचती है, और यह मेरे लिए खुशी की बात होती अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता। लेकिन सचमुच ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ मैं तुमसे विदा लेता हूँ, क्योंकि वह चौकोर टावर पेड़ों के बीच दाईं तरफ जरूर मिंस्टेड का चर्च होगा, और मैं जंगल में से इस रास्ते से वहां पहुंच सकता हूं। अच्छा, भगवान तुम्हारे साथ हो, लड़के। मैं जल्दी प्यार करता हूं, और जल्दी नफरत, और भगवान की कसम मुझे जुदा होने से नफरत है। क्या अच्छा न होता कि हम यहाँ इंतजार करें और देखें कि तुम्हारा भाई तुम्हारा कैसा स्वागत करता है। तुम गांव की औरत के लिए राजा के पुरवेर जितने खुशामदीद साबित हो सकते हो। नहीं, नहीं, तुम्हें मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वही रहता हूं। फिर भी शायद अच्छा हो कि तुम जान लो हम कहाँ जा रहे हैं। हम अब दक्षिण की तरफ जंगलों में से चलेंगे जब तक क्रिस्टचर्च रोड पर न निकल आए, और फिर आगे, आज रात सर विलियम मॉन्टेक्यूट, अर्ल ऑफ सलिसबरी के किले तक पहुंचने की उम्मीद में, जिसके सर नाइजल लोरिंग कांस्टेबल है। वहां हम रुकेंगे, और बहुत संभव है कि 1 महीने या उससे ज्यादा तक तुम हमें वहां पा सको, इससे पहले कि हम फ्रांस वापसी की अपनी यात्रा के लिए तैयार हों। एलेन के लिए इन 2 नए लेकिन दिली दोस्तों से जुदा होना सचमुच कठोर था, और उसकी अंतरात्मा और उसकी इच्छाओं के बीच लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, कहीं उसका इरादा फिसल न जाए। यह तब तक नहीं था जब तक वह पेड़ों के तनों के बीच गहरा नहीं चला गया कि उसने पीछे एक नजर डाली और पाया कि वह अब भी उन्हें अपने ऊपर सड़क पर डालियों के बीच से देख सकता था। तीरंदाज मुड़ी बाहों के साथ खड़ा था, उसकी धनुष कंधे के ऊपर से बाहर निकल रही थी, और सूरज उसके सिरगियर और जंजीर मिल की कड़ियों पर तेज चमक रहा था। उसके बगल में उसका विशाल भर्ती आदमी खड़ा था,
अब भी लाइमिंगटन के कपड़ा धोबी के घरेलूकते और बेढंगे कपड़ों में बाहें और टांगें उसके छोटे लिबास से बाहर निकलती हुई। जब एलेन देख ही रहा था, वे अपनी एड़ियों पर मुड़े और साथ साथ भारी कदमों से अपने रास्ते पर चल दिए।